चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पिछले क्लास जाते जाते मेरे ख्याल में यही आखिरी चीज हमारा हुआ था कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम विल बाइसेक्ट ईच अदर, प्रूव भी कर लिया था इसका। आज आगे आप लोग पहले थोड़ी देर के लिए कॉपी बंद कर लो, पहले सुन लो समझ लो और फिर एक एक करके जो है लिखाने का काम करेंगे। हमने लास्ट क्लास आखिरी में क्या देखा था? प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के ही फैमिली के अंदर में उसके नीचे कौन कौन आता है? रेक्टेंगल आता है, रोम्बस आता है, स्क्वायर आता है। अब हम एक एक करके उनका प्रॉपर्टीज देखेंगे, रेक्टेंगल का भी देखेंगे, स्क्वायर का भी देखेंगे और रोम्बस का भी देखेंगे। अब इसको देखने से पहले एक कॉमन सेंस वाला बात आप सोचो, ठीक है? सपोज करो कि एक आदमी बी है, उसका बेटा सी है, मतलब मेन आदमी कौन है? बी, फिर बी का बेटा कौन? सी, और सी का बेटा सपोज करो कि डी। अब मान लो कि बी ने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की, एक बार लिख भी देता हूं ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ, ठीक है? देखना एक सेकेंड। मेन आदमी बी, बी का बेटा है सी, और सी का बेटा है मान लो कि डी, ठीक है? अब बी सपोज करो अपनी जिंदगी में खूब मेहनत किया, 10 लाख रुपया कमाया, लास्ट में मरते मरते इतना इसके पास में सेविंग था। जब ये मर जाएगा तो पैसा क्या होगा? सी के पास आ जाएगा। आओ, सी के पास ये 10 लाख रुपया आ रहा है, ठीक है? फिर सी सपोज करो कि अपने मेहनत से बहुत, ये भी मेहनती आदमी है, मेहनत किया, और मान लो कि ये 25 लाख रुपया खुद कमाया, ठीक है? और 10 लाख रुपया पापा से कंट्रीब्यूशन मिला था। तो सी के पास में टोटल अवेलेबल अमाउंट कितना होगा? 35 लाख। ये बात आप समझ पा रहे हो ना? और मान लो कि 35 लाख रुपए इसको सी खर्चा वर्चा नहीं किया, मर गया बेचारा, हो गया, जिंदगी में मेहनत किया, 25 लाख रुपया कमाया, पापा से 10 लाख रुपया मिला था, उसको भी यूज नहीं किया, ईमानदार आदमी एकदम, और सारा पैसा छोड़ के चला गया। किसको मिला वो पैसा? डी को। डी लेकिन एक नंबर का समझो कि निहायती बेकार आदमी। तो समझ रहे हो ना कि बी गरीब था तो बी मेहनत कर रहा था, क्योंकि उसके पास में ऑप्शन नहीं था, कोई सोर्स नहीं था इनकम का, तो बी मेहनत किया 10 लाख रुपए। ये क्या है कि अपने पापा को मेहनत करते हुए देखा, इंस्पायर हुआ, ये भी बहुत मेहनत किया, तो ये पापा से भी ज्यादा कमाया, 25 लाख रुपए। लेकिन इसको क्या है कि धरा धरा है, 35 लाख रुपया जन्म से ही मिल गया, बोले कि 35 लाख रुपया तो है तुम्हारे पास, जो करना है करो। तो ये क्या है कि बेकार हो गया, ये अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। फिर भी इसके पास कितना पैसा हो? 35 लाख रुपीज। एग्जैक्टली सेम थिंग विल हैपन नाउ। आप देखिएगा ध्यान से, तो रेक्टेंगल किसके बाद आया? उस सीक्वेंस के अंदर में किसके बाद आया? पैरेललोग्राम के बाद आया। तो पैरेललोग्राम के पास में जो भी कुछ प्रॉपर्टी था ना, 4 प्रॉपर्टी था उसके पास, ठीक है ना? याद है आप लोगों को क्या क्या था बताओ? डायगोनल्स विल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दूसरा ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तीसरा ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, चौथा डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये चारों का चारों जो प्रॉपर्टी है वो इसके पापा के मेहनत से था, और वो इसको मिलेगा पक्का। तो रेक्टेंगल के पास में भी वो चारों प्रॉपर्टी तो रहेगा ही रहेगा, इसलिए मैंने पहला लाइन लिखा है कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आर वैलिड फॉर रेक्टेंगल एज वेल। बाकी रेक्टेंगल अपने जीवन में मेहनत करके एक नया संपत्ति अर्जेगा, एक नया प्रॉपर्टी मिलेगा उसको कि डायगोनल्स आर इक्वल, जो पैरेललोग्राम के पास में नहीं अवेलेबल। ये पैरेललोग्राम के केस में वैलिड नहीं है, ठीक है? तो रेक्टेंगल का कोई अगर मेरे से पूछे कि क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो मैं बोलूंगा कि जो 4 प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का था वो तो इसके पास है ही सही, एक्स्ट्रा नया प्रॉपर्टी इस बेचारे के पास में क्या है कि इसका डायगोनल्स का लेंथ क्या होगा? इक्वल। फिर से बताओ, इसका डायगोनल्स का लेंथ क्या होगा? इक्वल। रिपीट करूं कि समझ में आ गया? थोड़ा पूरा। फिर पैरेललोग्राम से ही रोम्बस भी जन्मा था, मतलब ऊपर पैरेललोग्राम है, वहीं से तो रोम्बस भी निकला है। तो रोम्बस के केस में भी यू विल फाइंड कि जितना प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम के पास में था वो सारा प्रॉपर्टी रोम्बस के पास भी एग्जिस्ट करेगा, कोई इशू नहीं। तो रोम्बस के पास में भी पैरेललोग्राम की तरफ से गिफ्टेड कितना प्रॉपर्टी? 4 प्रॉपर्टी है। और फिर रोम्बस अपने जिंदगी में खुद मेहनत करके एक और नया प्रॉपर्टी कमाएगा, और इसका नया प्रॉपर्टी है कि इसके जो डायगोनल्स होंगे उनका लेंथ तो आपस में इक्वल नहीं होगा, लेकिन दे विल ऑलवेज बी एट 90 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है? ये प्रॉपर्टी रेक्टेंगल के केस में वैलिड नहीं है। रेक्टेंगल के केस में याद रखना कि प्रॉपर्टी इज कि AC का लेंथ और BD का लेंथ आपस में क्या होगा? इक्वल। लेकिन रोम्बस के केस में क्या होगा कि AC का लेंथ और BD का लेंथ इक्वल नहीं होगा, बट दे विल बी एट 90 डिग्री टू ईच अदर। क्लियर है? आया समझ? अब अगर मैं आपसे बिना ये सब स्लाइड दिखाए पूछूं कि रेक्टेंगल का कितना प्रॉपर्टी और क्या क्या, तो बता सकते हो शायद? पहले कितना प्रॉपर्टी ये बताओ? 5। कितना प्रॉपर्टी? 5। 4 पापा से मिला और 1 खुद मेहनत करके कमाया। बताओ तो ये पांचों क्या क्या होगा? पहला, डायगोनल्स विल divide the rectangle into 2 congruent triangles. Next, opposite sides are equal. Next, opposite angles are equal. Next, diagonals will bisect each other. Next, diagonals are equal in length. ये पहला 4 कहां से आया था? पापा की तरफ से, और ये अपने खुद के मेहनत से, ठीक है? रोम्बस का कितना प्रॉपर्टी?
5 क्या क्या? डायगोनल्स विल बाइसेक्ट द rhombus into two congruent triangle. ये diagonal will divide the rhombus into two congruent triangle. Next property, opposite sides are equal. Next, opposite angles are equal. Next, diagonals will bisect each other. और last, the diagonals are perpendicular to each other. रेक्टेंगल के केस में the diagonals are equal to each other. rhombus के केस में diagonals are perpendicular to each other. देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? और रेक्टेंगल rhombus से क्या बन के निकलता है? स्क्वायर. तो स्क्वायर के पास में व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि ये जितना प्रॉपर्टी था पैरेललोग्राम वाला, रेक्टेंगल वाला, रोम्बस वाला, ये सारा प्रॉपर्टी तो होना ही चाहिए उसके पास में. बाकी अपने मेहनत से कुछ करे तो करे, ठीक है. लेकिन सच बात यह है कि स्क्वायर जो है वो निहायत आलसी और बेकार इंसान है. तो स्क्वायर के पास में इन सारे के अलावा नया कुछ नहीं होगा, ठीक है. लेकिन ये जितना प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया फॉर पैरेललोग्राम, फॉर रेक्टेंगल एंड फॉर रोम्बस, ये सारा उसके पास हो. तो गेस करो कि स्क्वायर के पास में कितना प्रॉपर्टी हो? आई फील 6. यस, 4 पैरेललोग्राम वाला, एक रेक्टेंगल का यूनिक वाला और एक रोम्बस का यूनिक वाला. तो बताओ मेरे को स्क्वायर के पास में प्रॉपर्टी क्या क्या होगा? डायगोनल्स विल डिवाइड द स्क्वायर इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. दूसरा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तीसरा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. चौथा, डायगोनल्स आर इक्वल. एंड पांचवा, डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल्स विल बी एट 90 डिग्री टू ईच अदर. ठीक है, फिर से रिपीट करूं कि हो जाएगा और आपको याद रहेगा अच्छे से. फैमिली स्टार्ट कहां से हो रहा था फिर से बताऊं? पैरेललोग्राम से, फिलहाल के डिस्कशन के लिए, ठीक है. फिर पैरेललोग्राम के पास में जितना प्रॉपर्टी वो किसको किसको ट्रांसफर हुआ? रेक्टेंगल को और रोम्बस को. रेक्टेंगल अपने मेहनत से एक नया प्रॉपर्टी ऐड कर पाया, रोम्बस भी अपने मेहनत से एक नया प्रॉपर्टी ऐड कर पाया. स्क्वायर के पास में पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल और रोम्बस का सारा प्रॉपर्टी आ गया. इन्हों से खुद से बेचारे से कोई मेहनत हुआ नहीं, तो जितना मिला ऊपर से बस उतना के साथ ही खुश है. क्लियर मेरे ख्याल? अब चलो एक बार लिख लेते हैं इन सब चीजों. लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. लिखो नंबर वन. हम लोग वैसे 5-5 नहीं लिखेंगे, मतलब हम भी यही लाइन चिपका देंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा. प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, इसमें लिखो नंबर 1, all properties of parallelogram are also valid for rectangle. All properties of parallelogram are also valid for rectangle. All properties of parallelogram are also valid for rectangle. अगला पॉइंट लिखूं, the diagonals of a rectangle are equal to each other. The diagonals of a rectangle are equal to each other. The diagonals of a rectangle are equal to each other. Are equal to each other. ठीक है. नेक्स्ट लिखो, properties of a rhombus. Properties of a rhombus. इसमें भी लिखूं, all properties of parallelogram, all properties of parallelogram are also valid for rhombus, are also valid for rhombus. All properties of parallelogram are also valid for rhombus. ठीक है. सेकेंड पॉइंट लिखूं, the diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. The diagonals of a rhombus are perpendicular to each other. Are perpendicular to each other. ठीक है. फिर लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर. प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर. इसमें हम 3 बात लिखेंगे. वैसे टोटल प्रॉपर्टी कितना होगा इसके पास में? 6, लेकिन हम लिखेंगे 3 ही बात. पहला लिखो, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, all properties of parallelogram are also valid
valid for square. All properties of parallelogram are also valid for square. Second point लिखूं, the diagonals are equal in length. The diagonals are equal in length. And next लिखूं, the diagonals are perpendicular to each other. The diagonals are perpendicular to each other. The diagonals are perpendicular to each other. ठीक है, अभी 2 मिनट मेरी तरफ देखो एक बार. जो इनका एडिशनल नया प्रॉपर्टी आया ना, जैसे रेक्टेंगुलर केस में क्या है कि डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होगा, रोम्बस के केस में क्या है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे से, और स्क्वायर के केस में तो कुछ नया नहीं आया. तो इन दोनों नए प्रॉपर्टीज को बाद में हम आगे चल के एज अ क्वेश्चन जो है वो बाद में प्रूव करेंगे, अभी एक बार प्रूफ नहीं कर रहे हैं इसको. ठीक है, नेक्स्ट आप एक नया हेडिंग लिखो, कंडीशंस फॉर अ quadrilateral, conditions for a quadrilateral to become a parallelogram. Conditions for a quadrilateral to become a parallelogram. Conditions for a quadrilateral to become a parallelogram. ठीक है, अभी ये वाला जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इन सारे को अभी प्रूफ भी करेंगे कि ये क्यों एप्लीकेबल है, कैसे वैलिड है. ठीक है, लेकिन इस चार्ट को दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है, और इस सिचुएशन में कंफ्यूज नहीं होना ये भी बहुत जरूरी. ठीक है, तो एक बार इस चार्ट को गो थ्रू कराने से पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे को ना पैरेललोग्राम का पहले तो डेफिनेशन बताओ कि क्या होता था. ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसका दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड एक दूसरे से क्या हो, पैरेलल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है, तो इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं. ठीक है, और पैरेललोग्राम के पास में 4 प्रॉपर्टी था. क्या था 4 प्रॉपर्टी? डायगोनल विल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. दूसरा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तीसरा, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. चौथा, डायगोनल्स विल बाइसेक्ट ईच अदर. तो एक हो गया इसका डेफिनेशन और बाकी 4 हो गया इसका प्रॉपर्टी. अब हम लोग जो भी नेक्स्ट चार्ट देखने वाले हैं, जिसको हम लोग लिखने वाले हैं, वो चार्ट क्या करके देगा आपको कि रैंडमली अगर मैं आपको एक क्वाड्रिलेटरल थमा दूं और मैं आपसे पूछूं कि बताओ देखो इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में ये बात ट्रू है, कुछ कुछ बोल दूंगा मैं, ये ऑब्जर्वेशन है, आप बताओ मेरे को कि ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल मैं आपको दे रहा हूं या दिखा रहा हूं, क्या वो पैरेललोग्राम है कि क्या वो पैरेललोग्राम नहीं है. तो ऐसे ही रैंडम कुछ 1-2 प्रॉपर्टी को पढ़ के आप उसको पैरेललोग्राम क्लेम नहीं कर सकते. पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करने का कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, कुछ पर्टिकुलर तरीका है, आपको उस स्टेप्स के थ्रू, उस प्रोटोकॉल के थ्रू जाना पड़ेगा. अब वो प्रोटोकॉल क्या है वो थोड़ा समझने का ट्राई करना. एक तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल हो गए तो बाय डेफिनेशन ही वो पैरेललोग्राम हो जाएगा. तो इस चीज को मैंने चार्ट में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये डेफिनेशन है. अगर कभी भी हमको कोई बोल रहा है कि ठीक है देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उसमें कुछ अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन इट विल बिकम अ पैरेललोग्राम. लेकिन सपोज करो कि ऐसा कोई मेरे को बोल रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है जिसमें वो ये बता नहीं रहा है हमको कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और दे आर नॉट पैरेलल, उसके जगह पर मेरे को कुछ और इंफॉर्मेशन दिया हो. जैसे हो सकता है कि ऐसा इंफॉर्मेशन हो कि देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आप कह सकते हैं कि उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम होना पड़ेगा. मतलब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है देखो कि पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी था ना, उनमें से अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाता है किसी भी एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल के लिए, तो फिर उस रैंडम क्वाड्रिलेटरल को बेसिकली पैरेललोग्राम ही होना पड़ेगा. ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी था उन्हीं प्रॉपर्टी से कंडीशंस जो है वो अराइज होता है. और इसके अलावा एक एडिशनल कंडीशन और भी है, मैं उस पर बात करूं. पहले एक बार प्रॉपर्टीज वापस याद करो. पहला प्रॉपर्टी क्या था कि डायगोनल्स विल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. इसका टू बी ऑनेस्ट कोई काम नहीं, इसको छोड़ दो. नेक्स्ट वाला क्या था बताओ, इक्वल. ये पैरेललोग्राम होने से ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. अभी कंडीशन बोलता है, देखो आप एक सेकेंड, कंडीशन बोलता है कि if each pair of opposite sides of any quadrilateral is equal then it is a parallelogram. मतलब अगर पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियसली बाय प्रॉपर्टी उसका ऑपोजिट साइड्स क्या होगा, इक्वल. और किसी रैंडम क्वाड्रिलेटरल में अगर दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल है तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या होना पड़ेगा, पैरेललोग्राम. बहुत ही सिंपल सा आइडिया.
कि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड से इक्वल होगा, और क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड से इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा। क्या बात समझ? ये कुछ वो पैरेलल लाइंस वाले जैसा है कि अगर लाइंस पैरेलल है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा, और करेस्पॉन्डिंग पोजीशन का एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगा। ठीक है, तो फिर रिपीट करूंगा, देखो पैरेललोग्राम अगर होगा तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होना चाहिए, और अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स अगर इक्वल है तो क्वाड्रिलेटरल को क्या होना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिकॉल करो, क्या था? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल होना पड़ेगा, और किसी रैंडम क्वाड्रिलेटरल में कोई अगर मेरे से कह दे कि देखो यार इस क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि अच्छा ये क्वाड्रिलेटरल फिर कोई और नहीं, क्या है? ये पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल तो उसको क्या होना पड़ेगा? फिर पैरेललोग्राम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था आपका? रिकॉल करो, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो कोई अगर मेरे को पहले से बोलेगा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो आई कैन क्लेम कि ओके देन द डायगोनल्स विल बी बाइसेक्टिंग ईच अदर। और अगर कोई मेरे को ऐसा बोले कि देयर इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर में डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो आई विल से कि फिर उसको पक्का क्या होना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। ये इसका तीसरा कंडीशन है। देखो कि इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट हैज टू बी अ पैरेललोग्राम। और इसके अलावा प्रॉपर्टी के परे एक चौथा चीज भी है इसके अंदर कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल बोथ। मतलब अगर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, ठीक है ना, इक्वल पैरेलल दोनों हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी उस क्वाड्रिलेटरल को क्या होना पड़ेगा? पैरेललोग्राम। तो बाकी तीन जो कंडीशन है वो तीनों का तीनों तो प्रॉपर्टी से ही आ जाता है। ये जो चौथा कंडीशन है ये थोड़ा सा नया है। ठीक है, अब ये चौथा कंडीशन क्या है थोड़ा सा बना के भी दिखा देता हूं, आप फिर फिगर आउट कर पाओगे। अगर मान लो कि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल है, मतलब देखने में मैंने पैरेललोग्राम जैसा ही बनाया है, कि ABCD, और कोई मेरे से कह दे कि देखो AB is parallel to CD as well as AB is equal to CD। अगर मैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए इतना सा बात प्रूफ कर पाऊंगा ना, तो इससे आई कैन से कि ABCD मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? चौथे प्रॉपर्टी का मीनिंग, बाकी तीन तो आ ही गया होगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चौथा वाला देखो कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चलेगा। और अभी हम क्या करेंगे कि इन सारे चीजों को एज अ थ्योरम प्रूफ करेंगे। मतलब मैं इसको भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी। बोलो सर कैसे प्रूफ करके दिखाओगे आप? तो मुझे पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलने का सबसे फंडामेंटल कंडीशन क्या है कि उसके दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड को पैरेलल दिखा दो। तो मैं ये शो करूंगा कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ये कंडीशन होल्ड करता है ना, तो इससे फिर हम आगे बढ़ के ये प्रूफ कर सकते हैं कि उसके अंदर में दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या आ रहा होगा? पैरेलल। और वहां से हम बोल देंगे कि वो क्या बन जाएगा? पैरेलल। ठीक है, तो एक बार मैं ये चार्ट आपसे दोबारा पूछूंगा, बताना सर कंडीशंस फॉर प्रूविंग अ क्वाड्रिलेटरल टू बिकम अ पैरेललोग्राम क्या होगा? इफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा बताओ, इफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन आल्सो द क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट बताओ, इफ द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर देन आल्सो द क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। चौथा बताओ, if one pair of opposite sides are equal as well as parallel then also the quadrilateral has to be a parallelogram। ठीक है, अभी धीरे धीरे देखो ये सब बातों का लिस्ट बढ़ता जाएगा, बस आप कंफ्यूज मत हो। हर चीज का सबसे पहले क्या होगा? डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद में क्या होगा? उसका प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज के बाद में होगा उसी से एसोसिएटेड कंडीशंस। कि रैंडम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल या स्क्वायर कुछ भी क्लेम करना है, तो व्हाट आर द वेज बाय विच यू कैन डू इट। जैसे ट्राइंगल का था ना कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या था कि शेप और साइज इक्वल होना चाहिए, और शेप और साइज अगर इक्वल हुआ तो एक को दूसरे पे ओवरलैप कर पाओगे। ये था कॉन्ग्रुएंसी का मीनिंग। लेकिन मीनिंग से प्रूफ थोड़ी होता था। प्रूफ क्या चीज से होता था? SAS, AS, RHS, SSS। तो जैसे वो प्रूविंग के लिए कंडीशंस था ना वहां पे, उसी तरीके से आप कह सकते हो कि ये सारा का सारा कंडीशंस है प्रूविंग के लिए कि किसी भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करना है, प्रूफ करना है, तो इन चार में से कोई भी एक कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में? तो पहले इनको लिखो। देखो नंबर 1, देखो इसको ना मैं थोड़ा सा इससे अलग लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, ठीक है, जो आपको ज्यादा मतलब क्या है कि यूजफुल लगेगा। देखो नंबर 1, अ क्वाड्रिलेटरल विल बिकम अ पैरेललोग्राम। अ क्वाड्रिलेटरल विल बिकम अ पैरेललोग्राम if the opposite sides are equal। if the opposite sides are equal, a quadrilateral will become a parallelogram if the opposite sides are equal। next लिखूं,
A quadrilateral will become a parallelogram. A quadrilateral will become a parallelogram if the opposite angles are equal. If the opposite angles are equal. If the opposite angles are equal. अगला पॉइंट लिखूं. A quadrilateral will become a parallelogram. A quadrilateral will become a parallelogram if the diagonals are bisecting each other. If the diagonals are bisecting each other. If the diagonals are bisecting each other. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखूं. A quadrilateral will become a parallelogram. A quadrilateral will become a parallelogram if one pair of opposite sides. A quadrilateral will become a parallelogram if one pair of opposite sides are equal and parallel both. If one pair of opposite sides are equal and parallel both. डन. अब एक एक करके कंटिन्यू करते हैं. लास्ट थ्योरम जो आपकी कॉपी में हुआ था वो शायद 5 नंबर था. छठा वाला भी लिख लो. देखो थ्योरम 6. हम इन चारों कंडीशन को प्रूव करेंगे. देखो थ्योरम 6. इसमें लिखो कि इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. If each pair of opposite sides of a quadrilateral each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. ठीक है. अच्छा एक बार थोड़ा सोचो तो कि इसका ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए, कैसे हम इसको अप्रोच करें. मतलब हमको क्या चीज से बिगिन करना चाहिए और कहां तक पहुंचना है. मतलब शुरू में हम एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल मान लेंगे जिसमें ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा हो. ठीक है ना, कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल हो रहा होगा. और फिर हमको ये दिखाना है कि वो वाला क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम. और पैरेललोग्राम दिखाने का तरीका ये होगा कि इस प्रॉपर्टी का यूज करके अगर आप ये दिखा पाते हो कि उसका दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स एक दूसरे से पैरेलल हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, देन यू कैन क्लेम कि इट इज अ पैरेललोग्राम. चलेगा. तो लिखूं लेट ABCD, ये मैं गिवन का बात कर रहा हूं. लेट आप भी लिखते जाना. ABCD बी अ, क्या मानोगे, क्वाड्रिलेटरल की पैरेललोग्राम? बोलो सब लोग बोलो, क्या होना चाहिए? क्वाड्रिलेटरल. लेट ABCD बी अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट अगर आपको ये वाला बात उसमें वैलिड करवाना है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो उसमें क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होना चाहिए? मान लो कि ये ABCD जो है ये आपका क्वाड्रिलेटरल, तो बोलो क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए उसमें? सच दैट AB is equals to DC and AD is equals to DC. Such that AB equals to DC and AD is equals to BC. ठीक है यहां तक. फिर लिखो टू प्रूफ में लिखो ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. To prove ABCD is a parallelogram. आ रहे हैं. ठीक है. अब देखो फिर से मैं पूछूंगा कि पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करने का सबसे फंडामेंटल तरीका क्या है, जिसका प्रूफ नहीं चाहिए, मतलब वो हो गया तो पक्का पैरेललोग्राम होगा ही. वो तरीका है कि ऑपोजिट साइड्स को समहाउ आप क्या कर दो, पैरेलल कर दो. अब वो पैरेलल करने के लिए क्या होता है कि पास में भी हमने ऐसा कर रखा है. बहुत बार क्या होता है ना कि क्वेश्चन में जितना इन्फॉर्मेशन है दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रूविंग. लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन का गिवन इन्फॉर्मेशन अपने आप में सफिशिएंट नहीं,
हमको एक दो और एडिशनल क्राइटेरिया या कंडीशन वहां पर चाहिए पड़ता, और उसके लिए हम अपनी मर्जी का कोई एक लाइन वाइन जो है वो फिगर के अंदर में ड्रॉ करने का ट्राई कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर चीज को मैथ्स में क्या बोला जाता है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि देखो ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ करने के लिए मुझे हेल्प तो ट्राइंगल ये सब का ही लेना होगा, बट ट्राइंगल फिलहाल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है इसके अंदर। तो ट्राइंगल्स को क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच हमारा ये होगा कि आप किसी एक डायगोनल को ड्रॉ कर दो। आइदर यू गो फॉर AC और यू कैन गो फॉर BD, दोनों में से कुछ भी करो, दोनों से आंसर आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन आप लिखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, और मान लो कि हम AC को जोड़ देते हैं, लिख दो कि AC इज जॉइंट, AC इज जॉइंट। अब क्या है कि साइड में ये वाला फोटो भी बना लो आप, AC इज जॉइंट। देखो मैं डिस्कस कर रहा हूं एक बार, यहां देखना ध्यान से, हो गया बनाना बनाना सबका। अब देखो प्रूफ कैसे हो, थोड़ा ध्यान से सुनना समझना, काफी मजेदार है। देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम थोड़ा सा ना कुछ यहाँ मार्क वार्क कर देते हैं ताकि हमको हेल्प मिले। 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखते जाना ध्यान से प्रूफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्रिएटेड दो ट्राइंगल है ना मेरे पास, उसको कॉन्ग्रुएंट करने का ट्राई करेंगे। अभी हमको प्रॉपर्ली पता तो है नहीं कि कौन सा फॉर्मेट में अल्टीमेटली जाके कॉन्ग्रुएंसी बैठेगा, तो शुरू में मैं नाम जो है बस यही सोच के लूंगा कि एक मेरे को ये ट्राइंगल यूज करना और एक मेरे को ये ट्राइंगल यूज करना, पैटर्न ऑफ द लेटर्स में भी एनीथिंग। ठीक है, तो एक बार ऐसे रैंडमली क्या ले सकते हैं बताओ, इन ट्राइंगल, लेट्स से एक को आप ADC ले लो और दूसरे को आप ट्राइंगल ABC ले लो, लेकिन यही करेक्ट पैटर्न होगा लेटर्स का ये जरूरी नहीं, ये बाद में हमको पता चलेगा। ठीक है ना, अब इन दोनों के बीच में कैन यू टेल मी कि क्या एलिमेंट्स अवेलेबल है आपके पास। आप एक चीज देखना कि आपने गिवन में ही जो है ये अज्यूम कर लिया था कि AB इक्वल्स टू DC होना चाहिए, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होना चाहिए, और आपने अज्यूम कर लिया था कि AD इक्वल्स टू BC होना चाहिए, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होना चाहिए। तो ये चीज तो आपके पास पहले से अवेलेबल। ठीक है ना, लिखूं पहले, आप लिखूं आई विल से AC इज इक्वल्स टू AC, जो आप कह रहे थे, इसको रीजन क्या दोगे, कॉमन। फिर नेक्स्ट अब मैं बोलूं अपनी तरफ से AC इक्वल्स टू AC आप लोग वाला, और मेरे साइड से आप दो चीज देख सकते हो, मेरे ख्याल में यहां से अगर DC लेते हो तो वहां से ऑटोमेटिकली किसके इक्वल हो जाएगा, वो AB, रीजन आ जाएगा गिवन, क्योंकि हमको दिया हुआ ना कि इसका DC और इसका AB क्या होगा, आपस में इक्वल। अगला क्या हो सकता है सोचो, बोलो जोर से बोलो, AD इज इक्वल्स टू BC, और इसका रीजन भी क्या होगा, गिवन। अब आप एक बार सोचो कि दोनों ट्राइंगल में कौन सा प्रॉपर्टी लग जाना चाहिए इस तीन एलिमेंट के बाद, SSS। थोड़ा सा बस एक चीज को केयरफुली देखना, बाय SSS। अभी नाम के लिए आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, मेरे ख्याल में इस पे तो ट्रस्ट अपन नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या कि इस पैटर्न पे ट्रस्ट करना होगा। AC साइड है कि एंगल है, साइड है, तो साइड को डायरेक्टली नाम लिखने में यूज करते हो कि ऑपोजिट वर्टेक्स को यूज करते हो, ऑपोजिट वर्टेक्स। ये AC आप कौन से ट्राइंगल का पार्ट मान के चल रहे हो, ADC का, तो AC के ऑपोजिट इन ट्राइंगल ADC कौन सा वर्टेक्स दिख रहा है आप, D। तो नाम लिखते समय क्या होगा, देखो कि AC के ऑपोजिट सबसे पहले यहाँ आएगा D, ये AC से ही इक्वल है, लेकिन ये दूसरा वाला AC वी आर इमेजिनिंग इन ट्राइंगल ABC, तो AC के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा हो गया, B, तो वहां मेरे ख्याल आ जाएगा एंगल B। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट वाले पे चलो, तो नेक्स्ट वाला क्या है यहाँ पर, DC, और DC वी आर रेफरिंग टू ट्राइंगल ADC, तो DC के ऑपोजिट इन ट्राइंगल ADC क्या दिख रहा है, A, तो यहां आ जाएगा मेरे ख्याल में A। DC का दोस्त है AB, और AB के ऑपोजिट इस नीचे वाले ट्राइंगल में क्या है, C, तो यहां आ जाएगा C। इसमें थर्ड लेटर कौन सा बचा हुआ है, C, और उसमें थर्ड लेटर कौन सा बचा हुआ है, E। इस पैटर्न में एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी एग्जिस्ट करेगा। पहले तो आप इसको लिखो कि भाई SSS ट्राइंगल DAC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BC, लेकिन कॉन्ग्रुएंट करना आपका अल्टीमेट एम था कि कुछ और था, क्या था, पैरेललोग्राम कर। पैरेललोग्राम करने के लिए देखो टेक्निक क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। मतलब कॉन्ग्रुएंसी तो हमने कर लिया, अल्टीमेटली मेरे पास है ट्राइंगल DAC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल BCA। अब देखो कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं।
DAC ट्राइंगल के अंदर में इफ आई पिक लेट से एंगल 1, तो मतलब मेरे को किसको पिक करना चाहिए बताओ? देयरफॉर आई विल से कि बाई CPCT, सोचना ध्यान से, मैं 1 को पिक करना चाहता हूं जानबूझ के, क्या रीजन है आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। तो 1 पिक करने का मतलब इस ट्राइंगल से कौन सा लेटर उठाना चाहिए? C, क्योंकि 1 जो है उसके C वर्टेक्स को रेफर कर रहा है, तो बाई CPCT। और इसमें से यदि एंगल C उठाते हो तो ऑटोमेटिकली वहां से कौन उठेगा? दूसरे वाले में से C वाले पोजीशन पे यहाँ कौन है? A, तो दूसरे ट्राइंगल का कौन उठ के आएगा बताओ? एंगल E। लेकिन फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल C कौन सा एंगल को रेफर कर रहा है? एंगल 1 को। सो दैट मीन्स कि एंगल 1 इक्वल्स टू दूसरे ट्राइंगल का एंगल A कौन सा नंबर है? एंगल 3, ठीक है। लेकिन 1 को और 3 को थोड़ा ध्यान से आप सोचोगे, थोड़ा ध्यान से आप देखोगे तो ये विल फाइंड कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और ये एक ट्रांसवर्सल जैसा बिहेव कर रहा है, जिसमें यहां एंगल 1 है और यहां एंगल 3 है। तो ये कौन सा पोजीशन हो? और उस पोजीशन का एंगल क्या मिल गया है आपको? इक्वल। तो ऑल्टरनेट पोजीशन का एंगल अगर इक्वल हो गया, मतलब वो जो एसोसिएटेड लाइन है उसको क्या रहना पड़ा होगा? पैरेलल। नहीं आया समझ? ठीक है, कॉपी करो इसको, आगे लिखते हैं। बाय CPCT दिस इज इक्वल्स टू दिस, बट दे आर alternate angles. They are alternate angles. Therefore, I will say CD is parallel to AB. But they are alternate angles. Therefore, CD parallel AB. Clear? 2 मिनट फिर से देखूं। अब इसके बाद में क्या ना कि मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन हम लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट पार्ट को हम लोग तो सिमिलरली बोल के छोड़ दें। बाकी होगा क्या, देखो कि इस ट्राइंगल में से अगर आपको एंगल 4 पिक करना है, वो 4 क्यों पिक करना है? क्योंकि वो ऑल्टरनेट की पोजीशन पे है इसीलिए। तो 4 अगर पिक करना है तो आप इस ट्राइंगल में से कौन सा लेटर पिक करोगे? सोचो, 4 कौन सा वर्टेक्स को रेफर कर रहा है? ए को। और ए का पार्टनर, ए का दोस्त कौन बनेगा यहाँ से? सी। तो यहां से यदि 4 उठाया तो उसका पार्टनर कौन बनेगा? यहाँ से 2। दैट मीन्स कि एंगल 4 विल बी इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ CPCT। एंड अगेन एंगल 4 और एंगल 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे, दे आर अगेन एट ऑल्टरनेट पोजीशन। कैसे? मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ देखो, इसको और इसको लाइन मान लो और इसको ट्रांसवर्सल मान लो, तो एंगल 4 और एंगल 2 का पोजीशन कैसा है? सोचो, ऑल्टरनेट। तो उसके वजह से फिर से मान लो कि हम क्या कह सकते हैं कि AD और BC आपस में क्या रहा हो? पैरेलल, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में मैंने आपको पहले भी बोला कि बहुत बार क्या है कि सेम टाइप का प्रूफ अगर है तो एक पार्ट को हम प्रॉपर्ली प्रूफ करेंगे और दूसरे पार्ट को हम सिमिलरली क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखो, सिमिलरली we can show that AD parallel BC, ठीक है। अब 2 मिनट मेरे तरफ फिर से देखो। आपने स्टार्ट क्या चीज से किया था? आपने स्टार्ट इस बात से किया था कि ABCD मात्र एक सिंपल सा क्या है? क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ये वाला कंडीशन यानी कि ऑपोजिट साइड की इक्वल होने कंडीशन ट्रू हो रहा है। बट इसको एक्सप्लोर करते करते लास्ट में आपको क्या मिला? CD पैरेलल टू AB भी मिला और AD पैरेलल टू BC भी मिला। अब अगर आपके क्वाड्रिलेटरल के अंदर CD पैरेलल टू AB और AD पैरेलल टू BC ये दोनों अगर हो गया है, दैट मीन्स कि आपका क्वाड्रिलेटरल क्या रहा होगा? पैरेललोग्राम रहा होगा। तो वहां से आप काउंटर क्लेम कर सकते हैं कि हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। लिखिए, हेंस ABCD is a parallelogram. Hence ABCD is a parallelogram. बाकी का भी जो 3 प्रॉपर्टी है उसमें भी अप्रोच ऐसा ही रहे कि शुरू में हम पहले क्वाड्रिलेटरल एज्यूम करेंगे along with the given property, और उसके बाद हमको शो करना है कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो चुका होगा? पैरेलल। उसके चक्कर में क्या बन जाएगा? पैरेलल, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, लिखिए नंबर 7। If in a quadrilateral, each pair of opposite angles are equal, then it is a parallelogram. गेस करो स्टार्ट कैसे करना है? गिवन में क्या लिखोगे? लिखो, गिवन ABCD is a quadrilateral, given
ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। पर इस बार क्या कंडीशन ट्रू मानना है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो उसको आप कैसे रियलाइज कर सकते हो? गिवन में ही आप कह देंगे, लिखिए एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, फिर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। फिर लिखो टू प्रूफ। क्या होगा? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम क्या है कि डायगोनल बना के और ये सब वो सब करके हमने प्रूफ कर लिया था। इस बार क्या अप्रोच हो सकता है? थोड़ा सा अच्छा आइडिया। नहीं, मतलब वैसे ठीक है, उस भी रास्ते भी शायद जा सकते हैं, बट मेरे पास में एक बेटर अप्रोच है। नहीं, देखते रहना बस, ठीक है। आगे चल के को इंटीरियर एंगल का कुछ यूज आएगा। हाँ, कैसे देखना? स्टार्ट करूं? एक बार कुछ लिखना मत, बस अच्छे से देखना। लिखो प्रूफ, मतलब प्रूफ लिख के छोड़ दो, फिर देखो अच्छे से। नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। प्रूफ मैं कर रहा हूं, एक बार आप पहले अच्छे से देख लो, नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूंगा, फिर लास्ट में हम लोग कॉपी कर लेंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये सारा मिला के कितना होना चाहिए बताओ? इसमें कोई कंफ्यूजन है? पक्का? और हम जानते हैं कि पेयर वाइज ए और सी इक्वल है आपस में और बी और डी इक्वल है आपस में। तो आप ए और सी में से किसी एक को दूसरे से चेंज कर दो। किसको चेंज करोगे बोलो? किसी को भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। सी को, तो यहाँ का एंगल ए को एंगल ए रहने तो सी के नीचे भी एंगल ए लिख दो, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और बी और डी भी आपस में इक्वल, तो इनमें से भी किसी एक को चेंज कर दो, दूसरे को रख दो। किसको रखना है बोलो? बी को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि एंगल बी रख लो आप, और वहां पर डी की जगह फिर से क्या लिख सकते हो? एंगल बी। चलेगा यहाँ तक इक्वल्स टू 360 डिग्री। ए कितने बार आया? 2 बार। बी कितने बार आया? 2 बार। तो आई कैन से कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है बताओ? 360 डिग्री। देखते जाना ध्यान से, बस थोड़ा सा ही और बाकी है। मतलब अल्टीमेटली आई हैव 2 टाइम्स एंगल ए प्लस 2 टाइम्स एंगल बी इक्वल्स टू हाउ मच? 360। ठीक है। 2 अगर कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा? एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। और यहां से 2 अगर उस साइड धक्का मार देते हो तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ? 360/2, काट देने पे ये बन जाएगा 180। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना? 180। आई होप ये समझ में आ रहा हो। लेकिन थोड़ा सा रियलाइज करो कि यार ये क्या हो गया। एंगल ए एंगल बी का पोजीशन थोड़ा देखो एक बार। ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। ये आपको क्या फील दे रहा है बताओ? ये मेरे को ऐसा फील दे रहा है, ठीक है ना, कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल रहा होगा और ये उसका ट्रांसवर्सल रहा हो, तभी ऐसा हो सकता है कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना हो जाए? 180 डिग्री। आया बात समझ? क्योंकि ये जो दोनों एंगल जिनका सम आपके 180 डिग्री निकल के आया है, दे आर पोजिशन्ड एज व्हाट? को इंटीरियर एंगल्स। एंड को इंटीरियर एंगल्स का सम अगर 180 आ गया तो उन दोनों लाइन को क्या होना पड़ेगा? आपस में पैरेलल। तो फ्रॉम हियर आई कैन से हु एंड हु आर पैरेलल? एडी एंड बीसी आर पैरेलल। नेक्स्ट पार्ट में भी इसी तरीके से अगर आप ए और बी के जगह सपोज करो कि ए को और डी को सेव करते हो तो ऑटोमेटिकली यू विल से कि इन लोग दोनों का भी सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री। उसके चक्कर में फिर ये लाइन और ये लाइन भी क्या हो जाएगा? पैरेलल। लेकिन उस पार्ट को हम लिख के नहीं दिखाएंगे, हम सिमिलरली बोल के छोड़ देंगे। देखो आया समझ के? नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा? लिखो। कहां तक लिख चुके हो? यहां से बाकी है शायद, नहीं? करो फटाफट, कॉपी करो। हो गया ना ये पेज? इसको करो कॉपी। आप लोग ट्राई कर सकते हो बताने की लैंग्वेज कैसा होना चाहिए इसके बाद। जैसे पिछले बार हमने बोला था कि ये लोग इक्वल, फिर ये एक लाइन मैंने लिखा था देखो कि बट दे आर व्हाट? ऑल्टरनेट एंगल्स। सो उनका इक्वालिटी मींस इनका पैरेललिज्म। इसी तरीके से इस बार क्या बोलना चाहिए सोचो?
बट दे आर को इंटीरियर एंगल्स। वेरी गुड, लिखिए बट दे आर को इंटीरियर एंगल्स, हेंस हेंस AD पैरेलल BC, हेंस AD पैरेलल BC, but they are co-interior angles, hence AD parallel BC, AD parallel BC, नहीं AD parallel BC, क्योंकि ये और ये एंगल है ना आपका, तो ये और ये पैरेलल होगा और ये वाला ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव करेगा। नीचे लिखूं सिमिलरली we can show that AB parallel CD, similarly we can show that AB आगरा बॉम्बे पैरेलल CD कैलकाटा दिल्ली। नीचे लिखो therefore ABCD is a parallelogram, ABCD is a parallelogram। ठीक है, अगले वाले पे चलते हैं, पढ़िए इसको। लिख भी लीजिए। If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other, then it is a parallelogram। ठीक है, स्टार्ट कैसे होगा, कैन यू गेस? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। लिखो आप लोग भी लिखो, गिवन लिखो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा सॉरी, क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। आगे लिखना AC and BD are joined, AC and BD are joined, full stop। they meet at O, such that इस बार क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या कहानी बताया हुआ है, तो क्या होना चाहिए पहले से कि जो डायगोनल्स है दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, तो इनका मीटिंग पॉइंट अगर ओ रहा होगा एंड इफ दे आर रियली बाइसेक्टिंग ईच अदर दैट मींस कि क्या हो रहा हो, OA इज इक्वल्स टू OC एंड OD इज इक्वल्स टू OB, ऐसा पहले से ही हो रहा हो। लिखिए एक बार गिवन को दोबारा शुरू से पढ़ दो तो मेरे लिए, फिर लास्ट लाइन लिखाता हूं। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, AC and BD are joined, they meet at O such that, आगे लिखो AO is equals to OC, AO is equals to OC and BO is equals to OD। ये सारा चीज गिवन में आ जाए। फिर लिखो टू प्रूफ ABCD is a parallelogram, टू प्रूफ ABCD is a parallelogram। ठीक है, 2 मिनट पेन वेन छोड़ के अच्छे से बोर्ड की तरफ देखना। पहले मैं प्रूफ दिखा देता हूं, फिर आप कॉपी कर लेना अच्छे से। कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा इसमें कि नहीं चाहिए होगा? इसमें तो डायगोनल्स बना लेने की वजह से बहुत सारा ट्राइंगल पहले से अवेलेबल है, इतना माथा पिछे नहीं करना। ठीक है, आप कोई भी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट ट्राइंगल्स ले सकते हैं ये प्रूफ करने के। कौन सा लेना है बोलो, ऊपर नीचे का कि लेफ्ट राइट? लेफ्ट राइट लोगे? बस ध्यान से सुनना अच्छे से। लेफ्ट राइट अगर आप लेते हो तो आई विल सजेस्ट कि मतलब आप एक तो इसको 1 मार्क कर लेना ताकि बाद में काम आ जाए, इसको 2 मार्क कर लेना, इसको 3 कह देना और इसको 4 कह देना। पहले चलो इतना बना लो आप, फिर मैं बात करता हूं। बना के मार्क वर्क अच्छे से कर। देखो सोचना यहाँ पे कैसे क्या हो सकता है। जैसे ये दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर कि गिवन में पहले से क्या है आपके पास, AO इज इक्वल्स टू OC। तो मैं थोड़ा सा ना इसको मार्क कर देता हूँ कि AO का लेंथ और OC का लेंथ पहले से ही सवाल के हिसाब से इक्वल है। BO इज इक्वल्स टू OD, तो इसका मीनिंग होगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी आपस में क्या है, पहले से इक्वल। और सिंस पिंक वाला लाइन और ऑरेंज वाला लाइन दोनों स्ट्रेट लाइन है AC और BD, तो उनका जो मीटिंग पॉइंट है उस पर ये वाला एंगल कैसा एंगल बना होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल रहा होगा।
तो इसका मतलब है कि SAS से ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या रहा होगा, कॉन्ग्रुएंट। अब लेकिन मेरे को करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी चाहिए ताकि मैं CPCT से कौन सा एंगल किससे इक्वल होगा ये चीज रियलाइज कर सकूं। ठीक है, तो पहले लिखूं इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। शुरू में जो नाम ले रहा हूं फिर से बता देता हूं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, AOD एंड ट्राइंगल BOC वी हैव, लिखूं AO इज इक्वल्स टू OC, रीजन हो जाएगा आपके लिए गिवन। नेक्स्ट लिखूं OD इज इक्वल्स टू OB, इसका रीजन भी हो जाएगा गिवन। और थर्ड आप लिखो कि एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, इसका रीजन हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। एंगल AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC, इसका रीजन हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। डन मेरे ख्याल। अब क्या बता रहे थे आप लोग, कौन सा रूल लग रहा है, SAS लिखो बाय SAS। अब एक बार थोड़ा सा बोर्ड पर देखना, और बहुत टाइम से मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आप लोग हेल्प कर रहे हैं, ट्राई कर क्या होना चाहिए करेक्ट नेमिंग, मेरे को यहां से एक करके बताओ। इसके करेस्पॉन्डिंग आप क्या पिक करो, AO के ऑपोजिट में D, तो इधर D आ जाएगा, और AO का दोस्त कौन है, OC, तो OC के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। ये समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट पे OD OB है, तो यहाँ का OD इसके ऑपोजिट में है A, और OD इज इक्वल विथ OB, तो दूसरे ट्राइंगल में उसके ऑपोजिट है मेरे ख्याल में C। इसमें थर्ड लेटर क्या बच गया आपके O, और उसमें भी थर्ड लेटर क्या बच गया आपके O। तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नेमिंग। ठीक है, लिख लो देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल DAO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCO, ट्राइंगल DAO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCO। डन यहां तक। अब सपोज करो कि मैं अगर फर्स्ट ट्राइंगल से एंगल 1 पिक करना चाहता हूं, तो कौन सा लेटर पिक करना चाहिए मुझे, A पिक करना चाहिए। तो लिखो बाय CPCT लिखना एंगल A इज इक्वल विथ, तो पहले आप देख लो कि CPCT से A किससे इक्वल होगा, C से इक्वल होगा, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। इनका नंबर्स मेंशन करो, A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, और C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। ठीक है, और फिर इन लोगों को ध्यान से डायग्राम में रियलाइज करो कि लोग लोकेटेड किधर, तो 1 मेरे ख्याल में यहाँ है, 2 यहाँ है, तो इनका पोजीशनिंग मुझे लगता है कि फिर से मस्त एकदम ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से हो गया शायद। ठीक है, और इनके ऑल्टरनेट होने की वजह से कौन कौन आपस में पैरेलल हो जाए, AD और BC। तो लिखो बट दे आर alternate angles, hence AD parallel BC, जो दूसरा कहानी है उसके लिए क्या करना है, पूरा लिखना है कि सिमिलरली लिखो सिमिलरली we can show that AB parallel CD, or hence ABCD is a parallelogram, AB parallel CD, hence ABCD is a parallelogram। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। चलो आज के लिए इतना ही।